इस वीडियो में मैंने आपको लेबर कार्ड बनाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से सीधा क्लिक करके आप आ सकते हैं। वेबसाइट खुलते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब ऊपर राइट साइड में देखिए, वहाँ दो बटन है, रजिस्टर और लॉगिन। चूंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही वहां आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। आप एक मजदूर के रूप में अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहला ऑप्शन वर्कर चुनना है। बाकी 3 ऑप्शन आपके काम का नहीं है। वर्कर पर क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। अपना 12 अंकों का आधार नंबर ध्यान से डालें। इसके नीचे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में है कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी अप्लाई होगा। लेकिन आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो या ना हो, फिर भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बस जो भी नंबर आप डालेंगे वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी पर ओटीपी आएगा। दोनों जानकारी सही सही भरने के बाद नीचे दिए गए नीले वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालना है, फिर सबमिट करना है। ओटीपी डालकर सबमिट करते ही आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर देखिए, आपका एक एप्लीकेशन नंबर अपने आप जनरेट हो गया है। इसे कहीं लिखकर या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। नीचे देखिए, यहाँ 7 कॉलम बने हुए हैं। चिंता मत कीजिए, बहुत आसान है, एक-एक करके सारा कवर करेंगे। तो चलिए भरते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले एप्लीसेंट नेम में अपना पूरा नाम डालिए, बिल्कुल वैसे ही जैसा आधार कार्ड में लिखा है। स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। एप्लीकेशन डेट अपने आप आ जाएगी, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम में अपना जिला चुनें। फिर नीचे एरिया में देखिए, अगर आप गाँव वाले इलाके में रहते हैं तो रूरल चुनें। अगर आप नगर निगम या नगर पंचायत वाले शहरी इलाके में आते हैं तो अर्बन चुनें। एरिया चुनने के बाद ब्लॉक सेलेक्ट करें और फिर उसी हिसाब से ग्राम पंचायत सेलेक्ट करें। अब परमानेंट एड्रेस में वही पता डालें जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस भी वही है तो नीचे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वाले बॉक्स पर टिक कर दीजिए। इसे दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। अगर पता अलग है, यानी आप कहीं और रहते हैं, तो चेक बॉक्स मत दबाइए और प्रेजेंट एड्रेस अलग से भरिए। इसके बाद फादर्स या हस्बैंड नेम डालना है। अगर आप पुरुष हैं तो पिता का नाम, और महिला हैं और शादीशुदा हैं तो पति का नाम यहाँ डालेंगे। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आधार के अनुसार भरें। आधार कार्ड नंबर वाले बॉक्स में देखिए, ये अपने आप भर गया है। सिर्फ आधार के आखिरी 4 अंक दिख रहे हैं, बाकी सुरक्षा के लिए छुपा दिया गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब करेंट नेचर ऑफ वर्क में अपना काम चुनना है। जैसे आप राजमिस्त्री हैं या पेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या कारपेंटर हैं, आप जो भी हैं उससे मिलता जुलता ऑप्शन चुनें। ये पूरा लिस्ट आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अब दाएं तरफ 2 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले अपनी फोटो अपलोड करें। कोशिश करें कि फोटो साफ हो, चेहरा स्पष्ट दिखाई दे, और अगर संभव हो तो प्लेन बैकग्राउंड वाले पासपोर्ट साइज फोटो का इस्तेमाल करें। फोटो धुंधला या बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरे बॉक्स में आपको आधार कार्ड की फोटो अपलोड करनी है। अगर आपका आधार कार्ड छोटे साइज वाला है तो दोनों तरफ यानी आगे और पीछे दोनों साइड की फोटो खींचिए। अब दोनों फोटो को एक ही पीडीएफ में बदलना है ताकि एक फाइल में दोनों साइड आ जाए। इसके लिए आप इमेज टू पीडीएफ जैसे किसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने फोन से कैम स्कैनर जैसे किसी स्कैनिंग ऐप से दोनों फोटो को एक साथ स्कैन करके पीडीएफ बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इमेज टू पीडीएफ वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दे दिया है। अगर आपका आधार कार्ड बड़े साइज वाला है तो सिर्फ आगे वाले पेज का एक साफ फोटो खींचकर सीधे अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है। सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद पहले सेव पर क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर हम अगले स्टेप पर आ जाएंगे। अब हम आ गए हैं दूसरे हिस्से यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आप 10वीं पास हैं या उससे ज़्यादा पढ़े हैं तो आपको 10वीं पास चुनना है। अगर आप 10वीं में फेल हो गए थे तो आपको 10वीं फेल चुनना है। और अगर आपने 10वीं से कम पढ़ाई की है, या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, या बस थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, तो लिटरेट यानी साक्षर चुनें। इसके बाद कास्ट कैटेगरी चुननी है। अगर आप जनरल वर्ग से हैं तो जनरल चुनें, पिछड़े वर्ग से आते हैं तो बीसी चुनें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो ईबीसी चुनें, अनुसूचित जाति से आते हैं तो एससी, और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो एसटी चुनें। अपनी कैटेगरी के अनुसार सही विकल्प को सेलेक्ट करें। इसके ठीक बगल में आपका मोबाइल नंबर अपने आप भर गया होगा, वही नंबर जो आपने शुरुआत में डाला था। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नीचे 2 और फील्ड दिखेगी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईएसआई नंबर। अगर आपके पास घर का कोई दूसरा नंबर है या आपका खुद का कोई और नंबर है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर में डाल सकते हैं, और ईएसआई नंबर ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है तो उसे खाली छोड़ सकते हैं। अब आता है जेंडर। अपना सही विकल्प चुनें, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। इसके बगल में मैरिटल स्टेटस चुनना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड चुनें, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिड चुनें,
और अगर विधवा हैं या कोई और स्थिति है तो अदर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। अब दाईं तरफ राशन कार्ड अपलोड का विकल्प दिखाई देगा। यह मैंडेटरी नहीं है, इसलिए अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड है, तो मैं सलाह दूँगा कि इसे ज़रूर अपलोड करें। इससे कई मामलों में वेरिफ़िकेशन जल्दी होने की संभावना रहती है। ध्यान रहे कि फ़ाइल साइज़ 5 एमबी से कम होना चाहिए। आपके द्वारा भरी गई जानकारियों का जाँच कर लें, नीचे सेव पर क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट दबाएँ। अब हम तीसरे स्टेप प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट पर आ गए हैं। यही वो हिस्सा है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूँगा कि इस पूरे स्टेप को ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर लिखा है कि पिछले 12 महीनों में आपने किस एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर के तहत काम किया है। आसान भाषा में समझें, तो यहाँ आपको अपने काम का विवरण देना है। ध्यान रहे आवेदन के लिए आपके पास कम से कम 90 दिनों के काम का विवरण होना चाहिए। सबसे पहला फील्ड है एम्प्लॉयर लाइसेंस नंबर। ये उस ठेकेदार या मालिक का लाइसेंस नंबर होता है। अगर आपके मालिक के पास ये नहीं है तो बेझिझक इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर नेम में अपने मालिक या ठेकेदार का नाम डालना है। जैसे मान लीजिए आप एक पेंटर हैं और किसी के घर पेंट कर रहे हैं, तो जिसके घर काम कर रहे हैं वही आपका एम्प्लॉयर है। लेकिन अगर किसी ठेकेदार के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनका नाम डालिए। अब नेचर ऑफ वर्क में वही काम चुनना है जो आपने पहले जनरल इन्फॉर्मेशन वाले स्टेप में चुना था, जैसे राजमिस्त्री, हेल्पर, पेंटर, कारपेंटर इत्यादि। अब आते हैं एम्प्लॉयर एड्रेस पर। यहाँ उस मालिक या ठेकेदार का घर का पता लिखना है। जो उनके आधार कार्ड में लिखा है 100% वैसा ही मैच करना ज़रूरी नहीं है, बस सही-सही अंदाज से लिख दीजिए। इसके बाद डिटेल ऑफ वर्क प्लेस भरना है। यहाँ उस जगह का पता लिखना है जहाँ आपने वास्तव में काम किया था। ध्यान रहे कई बार मालिकों का घर और उनके काम करने का जगह अलग-अलग होता है। इसलिए यहाँ वर्क साइट का पूरा पता लिखें, जैसे गाँव, पंचायत, वार्ड, ब्लॉक, जिला। अगर पता हो तो पिन कोड भी डाल दें। अगर पता हो तो पिन कोड भी डाल दें। एक और ज़रूरी बात, यहाँ बिहार के अंदर किए गए काम का ही आपको जानकारी देना है। अगर आपने किसी दूसरे राज्य में काम किया है, तो उसको यहाँ मत डालिए। अब डेट ऑफ वर्क फ्रॉम एंड डेट ऑफ वर्क टू भरना है, यानी आपने काम कब शुरू किया और कब तक किया। जैसे ही दोनों डेट भरेंगे, नीचे टोटल पीरियड ऑफ वर्क अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब नीचे और दो ऑप्शन हैं, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन। ज़्यादातर ठेकेदार वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, बहुत कम लोगों को यह मिल पाता है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन चुनें। इसे सेलेक्ट करते ही नीचे डाउनलोड पीडीएफ का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड किए हुए डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद दाएं तरफ दिए गए अपलोड बटन से उसे अपलोड कर दीजिए। ध्यान रहे फाइल साइज 5 एमबी से कम होनी चाहिए। इस डिक्लेरेशन फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरना है, सबसे ज़्यादा गलती लोग यही करते हैं। इस पीडीएफ को कैसे भरना है ये समझ नहीं पाते, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपको वहाँ डाउनलोड का बटन नहीं दिखता है या पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो घबराइए मत। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस फॉर्म का डायरेक्ट लिंक दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आप इस पीडीएफ को 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो प्रिंट निकाल कर हाथ से भरें या फिर मोबाइल कंप्यूटर में ही ऑनलाइन टाइप करके भर लें। दोनों तरीके सही हैं। सबसे ऊपर मैं के सामने अपना पूरा नाम लिखिए। इसके बाद पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी में जो आपके ऊपर लागू नहीं होता है, उसे काट दीजिए और केवल सही विकल्प रहने दीजिए। फिर उसके सामने अपने पिता या पति का नाम लिख दीजिए। उदाहरण के लिए अगर किसी पुरुष का आवेदन है और वह अपने पिता का नाम देना चाहता है, तो केवल पुत्र रहने दीजिए और बाकी विकल्प काट दीजिए। अगर किसी अविवाहित महिला का आवेदन है, तो पुत्री रहने दीजिए। अगर विवाहित महिला आवेदन कर रही है तो पति वाला विकल्प रहे। इसी तरह अपनी स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुनिए। इसके बाद अपना गांव, पोस्ट, ब्लॉक या नगर, जिला भर दीजिए। अब कार्य की प्रकृति वाले हिस्से में वही काम लिखना है जो आपने जनरल इन्फॉर्मेशन और प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाले पेज पर पहले चुना था, जैसे राजमिस्त्री, हेल्पर, पेंटर, बढ़ई इत्यादि। तीनों जगह जानकारी एक जैसी ही होनी चाहिए। अब नीचे एक टेबल दिखेगी, नियोजक संवेदक का नाम एवं पता। यहाँ आपके मालिक या ठेकेदार का पूरा विवरण भरना है। उसका नाम, उनका पिता का उनका नाम, पिता का नाम, गांव, पोस्ट, वार्ड नंबर, पंचायत, प्रखंड, जिला, मोबाइल नंबर। अगर अनुच्छित संख्या यानी कि लाइसेंस नंबर आपके मालिक के पास नहीं है, तो वो कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। कोशिश कीजिए जितना भी जानकारी आपके पास है उतना जरूर भर दें। इसके ठीक बगल में कार्यस्थल का विवरण है। यहाँ वही जगह लिखनी है जहाँ आपने असल में काम किया था, जैसे पिछले पेज में भी भरा था आपने। कार्य की प्रकृति वाले हिस्से में वही काम लिखना है जो पिछले 3 बार लिख चुके हैं। कार्य अवधि वाले कॉलम में आपने कितना काम किया है वो दिनों में लिखना है।
ठेकेदार या मालिक के पास हो सकता है आपने 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना काम किया हो, लेकिन मेरी सलाह है एक ही मालिक के नाम पर 90 दिन या उससे ज़्यादा दिन दिखाना बेहतर रहेगा। इससे प्रोसेस आसान होता है और एक ही कॉलम में सारा आ जाएगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि आप जो यहाँ भर रहे हैं, वही आपने तीसरे कॉलम में भी डाला हो, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाले पेज में। अगर आपने अलग-अलग मालिकों के साथ काम किया है, तो इस टेबल में अलग-अलग रो भर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा 90 दिन या उससे अधिक का काम एक ही कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर के साथ किया है, तो एक ही रो में पूरी जानकारी देना ज़्यादा आसान और बेहतर होगा। इस टेबल के आखिर में मालिक या ठेकेदार का हस्ताक्षर करवाना जरूरी है। बिना उनके साइन के फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा। अब आता है जियो टैग फोटो का हिस्सा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान से समझिए। जियो टैग फोटो मतलब ऐसी फोटो जिसमें फोटो के साथ लोकेशन की डिटेल भी दिखे कि ये फोटो कहाँ खींची गई है। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जीपीएस कैमरा सर्च कीजिए, वहाँ ऐप मिलेगा। अगर वो ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में जब भी आप फोटो खींचेंगे तो फोटो के नीचे लोकेशन अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। आपको अपने काम की जगह पर जाकर वहीं से एक फोटो खिंचवा लेनी है इस ऐप से। दोनों की फोटो खींचकर एक ही पीडीएफ में मर्ज कर लेना है। पीडीएफ कैसे बनाते हैं वो मैंने पहले ही बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी वजह से आपके पास जियोटैग फोटो नहीं है या आप खिंचवा नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उस जगह खाली छोड़ दीजिए और नीचे जो पहले वाला विवरण भरा था वही दोबारा भर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप जियोटैग फोटो नहीं देते हैं तो हो सकता है विभाग से कोई अधिकारी आपके काम की जगह जांच करने आ जाए, तभी आपका वेरिफिकेशन हो। इसलिए मेरी सलाह है, फोटो जरूर खिंचवाएं, इससे काम बहुत आसान और तेजी से हो जाता है। सबसे नीचे आपका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएं, फिर अपना नाम, पिता का नाम, अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर भर दीजिए। इसके बाद पूरे फॉर्म की एक बार दोबारा जांच कर लें। अब इस भरे हुए फॉर्म को एवं जियो टैग फोटो दोनों को साथ में पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिए। इसके बाद नीचे पहले सेव पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट दबाकर अगले स्टेप पर चले आए। अब आप चौथे स्टेप बैंक डिटेल पर आ चुके हैं। यह पूरे आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भविष्य में सरकार की तरफ से मिलने वाला पैसा इसी बैंक खाते में आएगा, इसलिए यहाँ कोई भी गलती बिल्कुल ना करें। सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त, आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक यानी डीबीटी लिंक्ड होना चाहिए। यहाँ बहुत से लोग गलतफहमी में रहते हैं। बहुत लोगों को लगता है मेरे अकाउंट से आधार से पैसा निकल रहा है तो मतलब लिंक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आधार से पैसा निकलना और डीबीटी लिंक होना दो अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर आपको यह नहीं पता है कि आपका बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक है या नहीं, तो अभी इस वीडियो में समय नहीं लेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस विषय पर अलग से पूरा वीडियो बना दूँगा। उसमें यह भी बताऊँगा कि लिंक है या नहीं, कैसे चेक करें और अगर लिंक नहीं है तो घर बैठे कैसे लिंक करें। अगर आप कन्फर्म हैं आपका अकाउंट लिंक है, तो चलिए अब भरते हैं। सबसे पहले आईएफएससी कोड डालना है, ये आपकी पासबुक पर मिलेगा। आईएफएससी कोड डालने के बाद बगल में सर्च करने वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस ये तीनों अपने आप भर जाएंगे, आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर में अपना अकाउंट नंबर पासबुक से देखकर बिल्कुल सही सही डालिए, एक भी अंक गलत नहीं होना चाहिए। नीचे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में वही नंबर दोबारा डालना है। ये इसलिए है ताकि अगर पहली बार में कोई गलती हो गई हो तो दूसरी बार डालने पर मिलान हो और गलती पकड़ी जाए। अब राइट साइड में अपलोड बैंक पासबुक का बॉक्स दिखेगा। यहाँ अपनी पासबुक के पहले पेज की साफ फोटो खींचकर अपलोड करनी है, जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब बिल्कुल साफ साफ नजर आए। नीचे एक सवाल पूछा जा रहा है, जिसका मतलब यह है, क्या आप पहले से किसी और लेबर वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। अगर आपका पहले से कहीं लेबर कार्ड बना हुआ है, यानी आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो यस चुनें। लेकिन अगर आप यस चुनते हैं, तो आपका नया कार्ड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही लेबर कार्ड बन सकता है। इसलिए यहाँ आपको नो चुनना है। नीचे लाल रंग में एक ज़रूरी नोट भी लिखा है, जिसका मतलब है फ़ायदा सिर्फ उसी अकाउंट में मिलेगा जो आधार से लिंक है। इसलिए एक बार फिर से पक्का कर लीजिए आपका आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आप पांचवें स्टेप फैमिली मेंबर डिपेंडेंट्स पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी भरनी है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो सबसे पहले अपनी पत्नी और अपने बच्चों का जानकारी जोड़ सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने माता पिता या फिर जिस सदस्य को आप जोड़ना चाहते हैं उसे जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो एक से अधिक फैमिली मेंबर भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए उनका आधार कार्ड नंबर डालना है। ध्यान दीजिए, बगल में मास का आधार वाला बॉक्स अपने आप भर जाएगा, जिसमें शुरू के 8 अंक छिपे हुए होंगे और आखिरी के 4 अंक दिखाई देंगे। ये सुरक्षा के लिए है।
आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस केवल आधार नंबर डालना है। इसके बाद उस सदस्य का एड्रेस डालना है। जैसे आपकी पत्नी का नाम आप जोड़ रहे हैं, तो पत्नी का एड्रेस जो उसके आधार कार्ड में लिखा हो, उनका डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन, एज, मोबाइल नंबर ये सब भरना है। मोबाइल नंबर रिलेशनशिप में सही विकल्प चुनिए, जैसे वाइफ, सन, डॉटर, फादर, मदर या जो भी आपके अनुसार लागू हो। अगर उस सदस्य का मोबाइल नंबर नहीं है, तो परिवार का कोई दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अब नीचे एक विकल्प मिलेगा, जिसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि यही सदस्य आपका नॉमिनी बने, तो इस बॉक्स पर टिक ज़रूर कर दीजिए। इससे अगले स्टेप में यही व्यक्ति नॉमिनी के रूप में दिखाई देगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस पर टिक ज़रूर करें। अब दाएँ तरफ उस फैमिली मेंबर का आधार कार्ड अपलोड करना है। अगर आपके पास छोटा आधार कार्ड है, तो आगे और पीछे दोनों तरफ की फ़ोटो लेकर एक पीडीएफ बना दीजिए, और अगर बड़ा आधार कार्ड है, तो फ्रंट पेज ही काफ़ी रहेगा। यह तरीका मैंने पहले भी आपको बताया है। सारी जानकारी भरने के बाद ऐड बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे फैमिली मेंबर लिस्ट में वह सदस्य जुड़ जाएगा। इसी तरह आप चाहें तो एक-एक करके बाकी फैमिली मेंबर भी जोड़ सकते हैं। अगर बाद में किसी जानकारी में गलती दिखे, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे एडिट वाले बटन पर क्लिक कर आप उस सदस्य की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। फैमिली मेंबर वाला सेटअप पूरा करने के बाद आप छठे स्टेप नॉमिनी पर पहुंच चुके हैं। ऊपर पीले बॉक्स में कुछ लिखा है, जिसका मतलब है मैं अपने परिवार के सदस्यों में से इन लोगों को अपना नॉमिनी बनाता हूं, जिन्हें मेरी मृत्यु होने की स्थिति में मेरे खाते में जमा पूरी राशि मिलेगी। नीचे देखिए फैमिली मेंबर डिपेंडेंट लिस्ट, नीचे देखिए फैमिली मेंबर, नीचे देखिए फैमिली मेंबर में वो सदस्य दिख रहा है जिनको आपने पिछले स्टेप में नॉमिनी के लिए टिक किया था। आपको दोबारा कुछ भरना नहीं है। अब समझते हैं परसेंटेज वाला कॉलम क्या है और ये कैसे काम करता है। ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको भविष्य में सरकार से 1 लाख रुपए का फ़ायदा मिलना है। अगर आपने सिर्फ एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है और उनका परसेंटेज 100% है, तो पूरा 1 लाख रुपया उसी को मिलेगा। अगर आपने 2 लोगों को नॉमिनी बनाया है और दोनों का परसेंटेज 50-50 कर दिया है, तो पैसा आधा-आधा बढ़ जाएगा, यानी 50-50 हज़ार रुपए। तो जितने भी सदस्य को आपने नॉमिनी बनाया है, उनका परसेंटेज सही-सही डालिए। ध्यान रहे सबका मिलाकर 100% होना चाहिए। परसेंटेज डालने के बाद बगल में हरे ओके बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा, जिसमें पूछा जाएगा आर यू श्योर, यानी क्या आप पक्का इस परसेंटेज से सहमत हैं? तो आपको ओके दबाना है। ओके करते ही नीचे नॉमिनी लिस्ट वाले टेबल में वो सदस्य अपने परसेंटेज के साथ दिखने लगेगा। अगर बाद में आपको कोई परसेंटेज बदलना हो, तो आखिरी कॉलम में एडिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से बदलाव कर सकते हैं। सब कुछ सही तरीके से भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट दबाएं, जिससे आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप आखिरी स्टेप प्रीव्यू पर पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ तक पहुंचना मतलब लगभग काम हो गया। यहाँ आपको 6 अलग-अलग बॉक्स दिखेगा, जनरल इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, बैंक डिटेल, फैमिली मेंबर और नॉमिनी। ये सारी चीज़ें वही है जो आपने पहले भरा था। हर बॉक्स के आगे एक तीर का निशान है, उस पर क्लिक कर आप खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने क्या भरा था। मेरी सलाह है हर एक बॉक्स को एक-एक करके खोलिए और ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कोई गलती तो नहीं रह गई है। अगर कहीं कोई गलती दिखे तो घबराइए मत। ऊपर उस नंबर वाले टैब पर क्लिक कीजिए। जैसे अगर जनरल इन्फॉर्मेशन में गलती है, तो 1 नंबर जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें, वहाँ जाकर सुधार कर लीजिए और फिर प्रीव्यू पेज पर आ जाइए। सब कुछ चेक करने के बाद अगर सब सही है, तो नीचे देखिए 2 चेक बॉक्स है, जिसमें आप बताते हैं कि आपने जो जानकारी दी है वो सही है, और दूसरा कि आपने जो बैंक अकाउंट दिया है वो भी सही है। दोनों टिक करने के बाद बगल में हरे एग्री एंड सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा, उसे ओके कर दीजिए। उसके बाद नीचे दिखेगा प्लीज़ पे द रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन अमाउंट 50 रुपीज़। इसके लिए बगल में पे ऑनलाइन गेटवे बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप एसबीआई ई-पे के पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। ये सरकारी पेमेंट गेटवे है, यहाँ से सुरक्षित तरीके से आपका पेमेंट होगा। यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, नेट बैंकिंग और यूपीआई। मैं आपको सलाह दूंगा कि यूपीआई वाला ऑप्शन चुनें, ये सबसे आसान और तेज तरीका है। राइट साइड में देखिए, यहाँ ऑर्डर समरी दिखेगा। इसमें आपका ऑर्डर नंबर, मर्चेंट नेम और टोटल अमाउंट भी दिखेगा। यूपीआई पर क्लिक करते ही यूपीआई क्यूआर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन उस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन के किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन कीजिए, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम। स्कैन करते ही आपके फ़ोन में 50 रुपए का पेमेंट रिक्वेस्ट दिखेगा। अपना यूपीआई पिन डालकर 50 रुपए पे कर दीजिए। यहाँ मैं एक टिप देना चाहूँगा कि पेमेंट करते वक्त एक ही बार क्लिक कीजिए, बार-बार
पे नाउ पर क्लिक मत कीजिए। ऐसा करने पर सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे आपका पैसा फँस जाए, पेमेंट पेंडिंग में चला जाए या दोबारा पैसा कट जाए। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल दिखेगा और आप उसी वेबसाइट के पेज पर अपने आप पहुंच जाएंगे। जब आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो वहां आपको एक रिसिप्ट जैसा पेज मिलेगा। उस रिसिप्ट को जरूर डाउनलोड कर लीजिए या कम से कम उसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लीजिए। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। ये नंबर आगे बहुत काम आने वाला है। ये आपका पेमेंट और अप्लाई का प्रूफ है। कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। आपने पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान तरीकों से कर लिया है। अब आपका एप्लीकेशन विभाग के पास जा चुका है। आपका सभी डॉक्यूमेंट जांच होगा। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो 2 से 3 हफ्तों में आपका कार्ड बना दिया जाएगा। अब आपका एप्लीकेशन सबमिट तो हो गया है, लेकिन ये अप्रूव हुआ या नहीं, आपका कार्ड बना या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको दोबारा वेबसाइट पर जाना होगा। इस बार ध्यान दीजिए, आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आप पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं। इस बार लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, जिसमें सेकंड ऑप्शन वर्कर होगा। सेकंड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। वर्कर पर क्लिक करते ही आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबसे पहले लॉगिन एज में सेल्फ ऑप्शन पहले से चुना हुआ होगा, उसे वैसे ही रहने देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर वही है जो आपके रिसीविंग में लिखा हुआ है। इस बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और नीचे मोबाइल नंबर में वही नंबर इंटर कीजिए जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने यूज किया था। दोनों जानकारी भरने के बाद नीचे बटन पर क्लिक कीजिए। इससे आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट करते ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आप अपने एप्लीकेशन का पूरा स्टेटस देख सकते हैं, यानी आपका फॉर्म अप्रूव हुआ या नहीं, या अभी भी पेंडिंग है। और सबसे अच्छी बात, जैसे ही आपका कार्ड बनकर तैयार हो जाता है, आप यहीं से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने पूरी प्रोसेस देख ली, समझ ली, रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट से लेकर स्टेटस चेक करने तक। अगर फिर भी इस पूरे प्रोसेस में आपको कहीं कोई दिक्कत आता है, तो घबराइए मत। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी बता दीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। या फिर आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा और इस चैनल का इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी और सरकारी योजना के बारे में जानना है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए, यहाँ बहुत सारी जानकारी और डिटेल लिंक होता है। वहाँ आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक भी मिलेंगे, जिन्हें ज्वाइन कर लीजिए। इन ग्रुप में आपको हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, कोई नई स्कीम हो या कोई ज़रूरी सरकारी अपडेट हो। सब कुछ सबसे पहले आपको मिलेगा। ये एक बिल्कुल नया चैनल है, इसलिए आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में अपने सवाल पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए। कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर दीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी उपयोगी सरकारी योजना आपको मैं बता पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आया हो, मददगार लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे इस जानकारी की ज़रूरत हो। शायद उसका भी आपके वजह से भला हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो वही होगा जो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में।